हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने सुपीरियर आयरन मैन के बारे में कई सारे वीडियोस देख लिए हैं और ये भी हो सकता है कि मेरी सुपीरियर आयरन मैन वाली मोशन कॉमिक सीरीज भी देख ली हो, मगर ये वीडियो अलग है। आज हम लोग जानेंगे सुपीरियर आयरन मैन की पूरी हिस्ट्री कि आखिर कैसे आयरन मैन इतना कमीना और शैतान बना, उसने क्या क्या कांड किया, कैसे वो इल्यूमिनेटी से कनेक्टेड है और कैसे उसने शियर एम्पायर को हराया, इनकर्शन के टाइम पे उसने क्या किया और उसके साथ सीक्रेट वार का लिंक क्या था, और आखिर में ये कमीना सुपीरियर आयरन मैन कैसे दोबारा एक सिंपल नॉर्मल भला आयरन मैन बना। और जो लोग कितने दिनों से मेरे मोशन कॉमिक सीरीज को देख के ये पूछ रहे थे कि इसके आगे क्या, तो उसका भी जवाब मिलेगा। हर चीज जानोगे मगर शॉर्टली। अब देखो यार, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें टॉम क्रूज का जो सुपीरियर आयरन मैन दिखेगा, अगर दिखे तो वो कॉमिक वाले सुपीरियर आयरन मैन से काफी ज्यादा अलग होगा, उसकी कहानी और पावर्स भी शायद बहुत अलग होगी। अब हालांकि एमसीयू का टॉम क्रूज वाला सुपीरियर आयरन मैन किसी और अलग यूनिवर्स का होगा, मगर कॉमिक्स में एक्चुअली सुपीरियर आयरन मैन हमारा मेन यूनिवर्स का 616 का आयरन मैन ही था। और कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में जो सुपीरियर आयरन मैन था वो एक्चुअली था अर्थ टीआरएन 517 से, जिसका कोई हिस्ट्री नहीं। मगर वो सब छोड़ो, असली माल तो ये है मेन यूनिवर्स वाला हरामी कमीना सुपीरियर आयरन मैन, जिसके ऊपर एक पूरी की पूरी सुपरहिट कॉमिक सीरीज बन चुकी है। अब होता ये है कि साल 2014 की एक्सेस कॉमिक सीरीज में प्रोफेसर एक्स के दिमाग से एम्पावर्ड होकर रेड स्कल बहुत ही ताकतवर बन चुका था। जिस ऑनस्लॉट रेड स्कल को हराना, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतना कि एवेंजर्स, एक्समैन, मैग्नेटो और डॉक्टर डूम सहित कई सारे विलेंस और हीरोज मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और आखिर में कोई उपाय निकाल के वांडा और डॉक्टर डूम ने मिलके एक ऐसी खास इन्वर्सन स्पेल पड़ी जिससे कि वो लोग रेड स्कल के दिमाग की मोरल एक्सिस को बदल सके, और स्पेल काम भी कर जाती है। रेड स्कल के अंदर प्रोफेसर एक्स के दिमाग की जो काइंडनेस थी वो उसे टेक ओवर करने लगती है, स्पेल कामयाब हो जाती है और रेड स्कल को रोक दिया जाता है। मगर यहाँ एक बड़ी साइड इफेक्ट हो जाती है। इस इन्वर्सन स्पेल से वहाँ मौजूद बाकी सभी की भी माइंड और मोरल्स उलट जाती है। बुरे विलेंस अच्छे बन जाते हैं और अच्छे सुपर हीरोज बुरे बन जाते हैं। उनकी अंदर की छुपी हुई बुराई, दबा हुआ गुस्सा, बुरी आदत सब कुछ उभर के बाहर आने लगती है। और उन्हीं में से एक सुपर हीरो था आयरन मैन भी, जिसके अंदर की वही पुरानी इगोइस्टिक नेचर, लड़कीबाजी, घमंड, दारू की लत, ये सब धीरे धीरे वापस आने लगी थी। मगर एक बात ये थी कि अभी भी वो सब एक हीरोज ही थे जो क्राइम्स के विरुद्ध फाइट तो कर रहे थे, मगर उनका अंदाज अभी बदल गया था, जिसमें थोड़ी सी ब्रूटालिटी, एंटी हीरो टाइप सेल्फिशनेस भी थी। क्योंकि अब विलेनियस बन चुके इन्वर्टेड एवेंजर्स, जिसे कि एक्चुअली सुपीरियर आयरन मैन लीड कर रहा था, उनके लिए अभी सिर्फ दूसरों को हराना या रोकना ही काफी नहीं था, बल्कि उनको जज करना और सजा देना भी था। और इतना कि इन्वर्टेड विलेनियस एवेंजर्स जो बुरे बन चुके थे वो माइटी एवेंजर्स के साथ भी लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और सारे इन्वर्टेड एवेंजर्स के साथ साथ सुपीरियर आयरन मैन भी उन माइटी एवेंजर्स सुपर हीरोज का कत्लेआम करने की कोशिश कर रहे थे। मगर फॉर्चुनेटली सही टाइम पे वहाँ पे ब्लू मार्वल आ जाता है और सभी को बचा लेता है। जिस ब्लू मार्वल को एक्चुअली आयरन मैन ने किसी और काम में बिजी रखा था, लेकिन पावरफुल ब्लू मार्वल के आने से सुपीरियर आयरन मैन थोड़ा सा घबरा जाता है और झूठ बोल के अपने टीम को लेकर वहाँ से पीछे हट जाता है। स्पेल से पूरी तरीके से इन्वर्टेड एवेंजर्स धीरे धीरे और भी ज्यादा बिगड़ रहे थे। और आयरन मैन की बात तो छोड़ ही दो, मैग्नेटो तक सुपीरियर आयरन मैन को मारना चाहता था, क्योंकि एक बिगड़ा हुआ विलेनियस टोनी स्टार्क पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा था। मगर फॉर्चुनेटली आखिरकार सभी के ज्यादा बिगड़ने के पहले दोबारा एक स्पेल को पढ़ के सभी को दोबारा ठीक कर दिया जाता है। मगर आयरन मैन ठीक नहीं होता, क्योंकि पिछले स्पेल से बहुत ज्यादा साथी और थोड़ा बहुत कमीना बन चुका ये आयरन मैन अपने ऊपर एक स्पेल प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेता है, जिससे कि दूसरी स्पेल उसके ऊपर काम न करे और वो ठीक होकर दोबारा पहले जैसा न बन जाए। और इसी के बाद आयरन मैन एके टोनी स्टार्क सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वहाँ जाके पहले टोनी अपने एंडोसिम्बियोटिक सूट पे काम करता है, एक ऐसा एडवांस लिक्विड आर्मर जो किसी वेनम सिम्बियोट की तरह था, बल्कि उससे भी बेहतर और एडवांस था। ये आर्मर कोई एआई से चलने वाला मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा पार्टनर की तरह था जो उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था और उसके बस सोचने पे ही काम कर देता था, जैसे मानो उसके बॉडी का कोई अंग है, उसका एक हिस्सा है उसके बॉडी से अलग रहने के बाद भी, बिल्कुल किसी एडवांस वेनम सिम्बियोट की तरह, जो लिक्विड बॉडी में आर्मर का फॉर्म लेने के बाद एक तगड़ा सॉलिड आर्मर बन जाता था, जिसको किसी भी चीज से भेदना बहुत मुश्किल था। और नैनोटेक आर्मर की तरह ये भी अपने आप को हील करके ठीक कर सकता था और कोई भी शेप ले सकता था, मगर नैनोटेक की तरह नहीं, वेनम के अंदाज में। लेकिन वेनम की तरह इस एंडोसिम्बियोटिक सूट की कोई फायर या सोनिक जैसी कमजोरी नहीं है। ये अपनी बायोमास को और भी बढ़ा के जायंट साइज का हो सकता है और ये टूटता भी नहीं, क्योंकि ये लिक्विड है, जो एक आर्टिफिशियल जिंदा बायोमास की तरह है। इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश है और इसका चेहरा और सर बिल्कुल खुला हुआ दिखता है, लेकिन है नहीं। वहाँ पे एक इनविजिबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड है जिसको गोलियां भी नहीं भेज सकती। ये आर्मर नॉर्मल में सिल्वर के साथ ब्लू ग्लो करता है और अटैकिंग मोड में रेड ग्लो देता है और बहुत ही डेंजरस बन जाता है। और ये अभी तक का सबसे बैडास आर्मर था। और
धीरे धीरे टोनी पहले से भी ज्यादा और भी ज्यादा घमंडी, विलेनियर, सेल्फिश और अयासीबाज बन जाता है, जिसके कोई भी मोरल्स या एथिक्स नहीं थे। और अभी पूरी तरीके से बन चुका था सुपीरियर आयरन मैन, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने बिजनेस और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिरने लगा था। उसने सैन फ्रांसिस्को में पहले लोगों का दिल जीता। देन सैन फ्रांसिस्को को एक परफेक्ट यूटोपिया बनाने के नाम पे उसने एक बेसबॉल मैदान में एक्सट्रीमिस्ट वायरस का एक नया लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया, जिस वर्जन 3.0 को बना के अपने एक्सट्रीमिस्ट ऐप के जरिए उसने लोगों में बांट दिया। जो एक्सट्रीमिस्ट वायरस लोगों को उनकी अपनी परफेक्ट वर्जन बना दे रही थी। उनकी खूबसूरती, बॉडी की हैंडसमनेस, फिगर, उनकी हेल्थ, जो भी जरूरत थी उनको सब दे रही थी और उनको उनका ही बेस्ट वर्जन बना रही थी, जिससे सैन फ्रांसिस्को के लोग बहुत ही खुश थे और सुपीरियर आयरन मैन को अपना हीरो बना चुके थे। और जो गिने चुने लोग उसके विरुद्ध थे, शरकत के खिलाफ थे, उनको सुपीरियर आयरन मैन डरा के धमका के उनका मुंह बंद कर दे रहा था। मगर इसके बाद शुरू होता है असली खेल। इसी एक्सट्रीमिस्ट वायरस और ऐप के जरिए कुछ दिनों तक सारे लोगों को जन्नत दिखा के उनको इसी चीज का लत लगा के फिर अचानक से एक दिन आयरन मैन इस ऐप को डीएक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि अगर वो जन्नत दोबारा पानी है तो एक्सट्रीमिस्ट ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो है $99.99 पर डे। मतलब दोबारा उतना खूबसूरत और परफेक्ट बनने के लिए हर रोज $100 देने होंगे, जिसके लिए लोग गिड़गिड़ाने लगे थे और टोनी की असली कमीनीपंथी अब बाहर आने लगी थी। और पेपर पॉट के बार बार समझाने पे भी टोनी नहीं सुधर रहा था। वो समझाती रहती कि तुम ऐसे नहीं हो टोनी, तुम्हें ठीक होना ही होगा, दोबारा वो हीरोइक आयरन मैन बनना होगा। मगर टोनी तो अपने हुतियापे में लगा था, जिस कारण से सैन फ्रांसिस्को में क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और इतनी बढ़ गई थी कि मजबूरन डेयरडेविल को सैन फ्रांसिस्को आना पड़ा था, ये देखने की आखिर चल क्या रहा है। और एक्सट्रीमिस्ट ऐप के बारे में टोनी के कांड के बारे में पता चलने के बाद डेयरडेविल टोनी के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर टोनी एक सुपीरियर आयरन मैन डेयरडेविल को बुरी तरीके से पीट के उसे पानी में फेंक देता है। लेकिन डेयरडेविल दोबारा वापस आता है और टोनी के साथ उसकी सूट की फ्रीक्वेंसी को कट करके उस पे हमला करता है। मगर टोनी का एंडोसिम आर्मर एक जिंदा चीज की तरह है, जो टोनी को और टोनी उसको एक दूसरे को फील कर सकता है। और फिर क्या, आर्मर वहां आ जाता है, टोनी शूट अप करता है और डेयरडेविल को दोबारा पीटता है। मगर एक्चुअली इस बार टोनी चाहता था कि डेयरडेविल वापस आए, ये उसी का प्लान था और उसने डेयरडेविल को मारा नहीं बल्कि उल्टा एक्सट्रीमिस्ट वायरस से उसके आंखों को ठीक कर दिया। और डेयरडेविल देख पा रहा था। इसके बाद टोनी कहता है कि रख लो इन आंखों को, तुम्हारे लिए फ्री है, बस मेरे रास्ते में मत आना। मतलब ये लिटरली एक रिश्वत थी। और इसके तुरंत बाद ही वो पूरे सैन फ्रांसिस्को में अपनी आयरन साइड ड्रोन्स फैला देता है, क्राइम से बचने के लिए, सिक्योरिटी कैमरास के नाम पे। मगर असल में तो टोनी को नजर रखना था हर चीज पे, बिल्कुल किसी भगवान की तरह, क्योंकि वो अपने आप को सैन फ्रांसिस्को का भगवान ही मानता है और जो भी इंटरफेयर करने आता है उसे मार के भगा देने लगता है। और इस तरफ डेयरडेविल को सच्चाई ये पता चलती है कि ये कमीना टोनी का एक्सट्रीमिस्ट ऐप तो बस दिखाने के दांत है। एक्चुअली तो उसने पूरे सैन फ्रांसिस्को को एक्सट्रीमिस्ट वायरस से इन्फेक्टेड करके रखा है। पूरे शहर के वाटर सप्लाई में उसने एक्सट्रीमिस्ट वायरस को डाल रखा है और पानी के जरिए सभी के बॉडी में घुसा रहा है। और एक्सट्रीमिस्ट ऐप बस अपने फ्रीक्वेंसी से उस ओनर के बॉडी के वायरस को एक्टिवेट करता है। देन दोबारा डेयरडेविल टोनी को रोकने आता है और इस बार टोनी डेयरडेविल को पकड़ के उसके दिमाग में झटके देके उसे सब भुला देता है। जिसके बाद एक कमीना आयरन मैन देश को अपनी जंगी हथियार और टेक्नोलॉजीज बेचने का सिद्धांत लेता है और उसने $200 बिलियन में अपना एक ऐसा प्रोजेक्ट उनको बेच दिया था जो किसी वॉर वेपन से भी ज्यादा है, जिससे जंग नहीं बल्कि कत्लेआम होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही चीज वो रशिया और चाइना को भी बेचने वाला है। एंड देन वो सबसे बड़े मीडिया कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है, मीडिया में अपनी वाहवाही करवाने और अपने कामों की फेवर के लिए। मगर पेपर पॉट्स उस कंपनी की 54% खरीद के टोनी का प्लान चौपट कर देती है, क्योंकि पेपर को दोबारा टोनी को ठीक करना था। क्योंकि उसने पुराने टोनी को ये वादा किया था कि जब भी टोनी दोबारा से बिगड़ जाएगा वो उसे दोबारा सही रास्ते पे लाएगी। और आखिर कोई और उपाय ना देख के पेपर ने पुराने टोनी की एक बैकअप प्लान को स्टार्ट किया, जो थी पुरानी टोनी की एक कॉन्शियसनेस, जिस पुराने अच्छे टोनी स्टार्क की डिजिटल कॉन्शियसनेस को उसने एक्टिवेट कर दी और वो अपने एआई फॉर्म में आ गए। जिसके बाद वो पुराना कॉन्शियसनेस वाला एआई टोनी स्टार्क टोनी के सारे आर्मर्स के साथ अभी के हरामी और कमीने सुपीरियर आयरन मैन टोनी से लड़ता है। और सुपीरियर आयरन मैन के साथ पुराने आयरन मैन की बहुत घमासान लड़ाई होती है। मगर अल्टीमेटली एआई टोनी के सारे आर्मर्स को सुपीरियर आयरन मैन बस अपने एंडोसिमेटिक आर्मर से ही बहुत ही कैजुअली हरा देता है। और सारे आर्मर्स को निपटा के वो जा ही रहा था कि तभी पीछे से पेपर पॉट अपने आयरन सूट में आके सोनिक अटैक से कमीने टोनी को रोकती है और उठा के लैब में ले जाके बंधक बनाती है। मगर सुपीरियर आयरन मैन एक्चुअली नाटक कर रहा था, सोनिक अटैक से उसका बाल भी वाका नहीं हुआ था और हार जाने का नाटक करके वो बस लैब में पहुंच के एक खास पेनड्राइव के जरिए वो पुराने एआई को बंद कर देता है और उस भले कॉन्शियसनेस को उस पेनड्राइव में स्टोर कर लेता है, जो एक्चुअली टीना वोमिनेशन के कारण टूट जाती है। और इसी के बाद
पेपर पॉट बहुत निराश हो जाती है और टोनी को चले जाने को कहती है और लिटरली उसे हेट करने लगती है। और इस तरह पेपर की पब्लिक कैंपेन पूरे शहर के सामने इस कमीने टोनी का पोल खोल देती है, जिसके बाद पूरा सैन फ्रांसिस्को उसे हेट करने लगता है और वो अपने अपनों को और करीबी दोस्तों को अपने इस सेल्फिशनेस और नेचर के कारण खो देने लगता है। मगर रोने धोने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि इस तरफ इंकर्शन की इवेंट चल रही थी, कोलाइजन और इंकर्शन का खतरा मंडरा रहा था, और दूसरी तरफ नेमोर की खुद की इल्यूमिनेटी टीम यानी द कबाल वाकांडा पे कब्जा करके राज कर रही थी। एंड देन सुपीरियर आयरन मैन ओवर कॉन्फिडेंस में डूब के अपना दम दिखाने वाकांडा पहुंच गया था, वाकांडा को दोबारा द कबाल से रिक्लेम करने। मगर द कबाल के टीम ने सुपीरियर आयरन मैन को पकड़ के नेक्रोपोलिस में कैद कर दिया, जिसके काफी दिनों बाद आखिरकार शील्ड और इल्यूमिनेटी के हमले से कबाल को खत्म कर दिया जाता है और इल्यूमिनेटी नेक्रोपोलिस जाके इस कमीने टोनी को आजाद करते हैं। और क्योंकि दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका को इल्यूमिनेटी के बारे में सब कुछ याद आ गया था कि इल्यूमिनेटी इंकर्शन में दूसरे मासूम दुनियाओं को खत्म करने वाला है, इसीलिए कैप्टन अपने सारे एवेंजर्स के साथ इल्यूमिनेटी के पीछे पड़े थे। और इसीलिए इल्यूमिनेटी चाहते थे कि सुपीरियर आयरन मैन उनका साथ दे, खास करके जब वो लोग कैप्टन और दूसरे एवेंजर्स का सामना करेंगे। मगर ये टोनी एक्चुअली अभी एक सेल्फिश इंसान था, तो वो सही मौका देख के भाग के अपने रास्ते निकल पड़ता है, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली शेयर एम्पायर की आर्मी अर्थ पे हमला करती है और धरती का नाश करने आती है। और अर्थ को बचाने के लिए सुपीरियर आयरन मैन अपने खतरनाक सोल्स हैमर का इस्तेमाल करता है और किसी तरीके से उन सभी को खत्म कर देता है। और इसी के तुरंत बाद कैप्टन अमेरिका उसके सामने आ जाते हैं और कैप्टन के साथ सुपीरियर आयरन मैन की फाइट होती है। और फाइनली सुपीरियर आयरन मैन एक कमीना टोनी स्टार्क अपनी सारी गलतियों को मानता है कि उसने कैसे सभी से झूठ कहा था, इंकर्शन की सारी बातें छुपाई थी, और सुपीरियर आयरन मैन अपनी कॉन्फेशन दे ही रहा था कि तभी फाइनल इंकर्शन शुरू हो जाती है और अल्टीमेट यूनिवर्स 1610 मेन यूनिवर्स 616 से टकराने लगती है। और अपनी अल्टीमेट यूनिवर्स को बचाने के लिए अल्टीमेट यूनिवर्स के सारे हीरोज और विलेंस जैसे अल्टीमेट हल्क, अल्टीमेट थॉर, ये सभी अर्थ 616 पे हमला करते हैं 616 को खत्म करके 1610 को बचाने के लिए। और दोनों दुनियाओं के टीम के बीच घमासान लड़ाई होती है, मेन यूनिवर्स वर्सेस अल्टीमेट यूनिवर्स। मगर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों दुनियाएं और उसके अंदर के लोग इंकर्शन से खत्म हो जाते हैं। मगर अगर आप लोगों ने हमारी ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि दूसरी तरफ ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम एक साथ मिलकर कुछ ऐसा कांड करते हैं जिससे कि कुछ यूनिवर्सेस दोबारा रिवाइव हो जाते हैं और बैटल वर्ल्ड का फॉर्मेशन होता है। डॉक्टर डूम एज ए गॉड एम्पायर डूम वहाँ का राजा बन जाता है और सीक्रेट वॉर्स की इवेंट होती है। और इसी सीक्रेट वॉर्स के बड़ी इवेंट के बाद जब दोबारा मेन प्राइम यूनिवर्स वापस आता है, तब इस बार मेन यूनिवर्स में टोनी स्टार्क ठीक हो गया था और दोबारा पहले जैसा हीरो बन चुका था, क्योंकि उसके साथ उसके अंदर की इन्वर्सन स्पेल वापस नहीं आई थी। वांडा डॉक्टर डूम की जो स्पेल उसके ऊपर एक्चुअली काम कर रही थी, जिस वजह से वो विलेनियस बन गया था, वो इन्वर्सन स्पेल खत्म हो चुकी थी और वो दोबारा हीरो बन गया था। और यहीं पे खत्म हुई सुपीरियर आयरन मैन की हिस्ट्री। शायद छोटी मोटी चीज मिस हो गई होगी, मगर जो बताया वो मेन चीज थी। मगर बता दो, अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुपीरियर आयरन मैन दिखे, शायद दिख भी चुका होगा, तो वो सुपीरियर आयरन मैन एक्चुअली इसका एक एडाप्टेशन होगा जो बहुत हद तक अलग होगी। और अगर आपको इल्यूमिनेटी के बारे में ऐसे एक हिस्ट्री डिटेल वीडियो देखनी है तो वो वीडियो अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, क्लिक करके देख सकते हो। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।